हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो अभी जो है हम लोग इसके अंदर बात कर चुके हैं लेसन नंबर 1 की। तो लेसन नंबर 1 में हमने चिंतन के सारे क्वेश्चन और ध्यान के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, जो लास्ट आपका क्वेश्चन रह गया है, जिस क्वेश्चन का नाम है आपका समस्या समाधान। तो ये जो समस्या समाधान आपका जो क्वेश्चन है, तो ये आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको समझना है, ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं समस्या समाधान। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में से एक है, जो कि अक्सर सीखने के दौरान होता है। समस्या समाधान, देखो कोई भी चीज़ें अगर हम सीखते हैं तो वहाँ पर समस्या आती है और फिर उसका समाधान होता है। मूल रूप से स्थिति के मूल्यांकन में शामिल उत्पादक कार्य और किसी के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए बनाई गई रणनीति को सामूहिक रूप से समस्या समाधान कहा जाता है। यह व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक अभ्यास माना गया है। और समस्या समाधान के अर्थ और प्रगति को निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। अनीता वुल्फ के अनुसार समस्या के समाधान के नए समाधान तैयार हो रहे हैं, जो पूर्व के विद्वान नियमों के सरल उपयोग के बाद लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो अनीता वुल्फ के अनुसार दिया गया है। स्किनर ने क्या बोला है, इनके अनुसार बोला गया कि समस्या समाधान उन कठिनाइयों पर काबू पाने की एक प्रक्रिया है, यानी कि जो कठिनाइयां हैं उन पर काबू पाने की प्रक्रिया है, जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती प्रतीत होती है। यह हस्तक्षेप के बावजूद समायोजन की एक प्रक्रिया है। अब वुडवर्थ और मार्किव्स के अनुसार समस्या समाधान का व्यवहार ऐसे उपन्यास या कठिन परिस्थितियों में से होता है जिसमें किसी समाधान को पुरानी परिस्थितियों में अतीत के अनुभवों से प्राप्त सिद्धांतों और संकल्पनाओं को प्रयोग करने की अभ्यस्त विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये वुडवर्थ ने बोला है। अब समस्या समाधान के कुछ चरण हैं, वो कौन कौन से हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में अपने अपने निष्कर्षों और दृष्टिकोण के अनुसार अपने अलग अलग चरणों का सुझाव दिया है। जॉन ब्रेसफोर्ड और बैरी स्टीन ने समस्या सुलझाने के लिए मूल 5 कदम उठाए। उन्होंने इन चरणों को आदर्श के रूप में बताया और इन्हें निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित भी किया है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला गया है, पहला आई है, यानी कि समस्या की पहचान करें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। डी है लक्ष्यों को निर्धारित करें, यानी कि डिसाइड द गोल्स। और ई संभावित रणनीतियों या समाधानों का अन्वेषण करें, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि उसको इवेल्युएट करें। और ए रणनीतियों पर अधिनियम करें, यानी कि एक्शन लें। और एल यानी कि पीछे मुड़कर देखें और सीखें, यानी कि लर्निंग, यानी कि जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको आप उसको पीछे मुड़कर उसको सीखते रहें। दूसरी ओर बार्न और डेमिकनोव्स्की और लॉफ्टस ने समस्या समाधान में 3 चरणों को दिखाया है। 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला तैयारी, उत्पादन और मूल्यांकन। हालांकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपायों की सलाह दी है, लेकिन आमतौर पर समस्या सुलझाने में जो आम कदम उठाए गए हैं वह निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से हैं? समस्या जागरूकता। किसी व्यक्ति के समस्या समाधान व्यवहार में पहला कदम उस कठिनाई या समस्या के बारे में उसकी जागरूकता से संबंधित है जिसे हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, समस्या जागरूकता। दूसरा है समस्या की समझ। व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ या समस्या को ठीक से पहचानना और विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि उसकी सटीक प्रकृति उसके लिए स्पष्ट हो जाए, और इसके बाद समस्या को उसके विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उसके बाद में आता है संबंधित जानकारियों को एकत्रित करना। इस चरण में व्यक्ति को समस्या के बारे में सभी संभावित तरीकों से सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करनी होती है। वह अनुभवी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है और उपलब्ध साहित्य को पढ़ सकता है, अपने अनुभवों को याद कर सकता है, अनेक संभावित समाधानों के बारे में सोच सकता है और समस्या से संबंधित व्यापक जानकारी एकत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है। उसके बाद में आता है संभावित समाधानों का अन्वेषण करना। समस्या की प्रकृति को समझने और सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने के बाद आप समस्या के विभिन्न समाधानों का अन्वेषण शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका सही समाधानों को चुनाव। इस महत्वपूर्ण चरण में पिछले चरण में दिए गए सभी संभव समाधानों का बारीकी से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला गया समाधान का सत्यापन है। जो समाधान निकाला गया है उसका निष्कर्ष निकाला गया है और उसे विभिन्न इसी प्रकार की समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त करके सत्यापित किया जाना चाहिए, और तभी यदि व्युत्पन्न समाधान इस समस्या के समाधान में सहायता करता है, तभी संभव समाधान स्वीकार्य समझा जाना चाहिए। इससे भविष्य की अन्य समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका पॉइंट्स आते हैं कि जो प्रभावी समस्या है समाधान के लिए जो रणनीतियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है एल्गोरिदम। तो एक एल्गोरिदम चरण दर कदम प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट है जो एक विशेष समस्या का सही उत्तर प्रदान करता है। यह आमतौर पर डोमेन विशिष्ट है, अर्थात ये किसी विशेष विषय विशेष से जुड़ा हुआ है।
एक समस्या को सुलझाने में यदि आप एक उपयुक्त एल्गोरिदम चुनते हैं और इसे ठीक से लागू करते हैं तो सही जवाब की गारंटी है। दूसरा है अनुमानी। एल्गोरिदम की तुलना के अंदर समस्या समाधान की जो रणनीति के रूप में अनुमानी समय और श्रम के मामले में अधिक किफ़ायती है। एक अनुमानी एक मानसिक लघुपथ है जो लोगों को जल्दी से निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। ये मानसिक लघुपथ आमतौर पर हमारे पिछले अनुभवों से सूचित होते हैं और हमें जल्दी से कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है परीक्षण और त्रुटि। हम कभी-कभी क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं और उसकी जो कमियों का उपयोग करते हैं, तो लेकिन फिर भी यह समस्या समाधान के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीति है। परीक्षण यानी कि टेस्ट और त्रुटि विधि में समस्याओं को हल करने के लिए हम केवल तब तक कार्य करते हैं जब तक कोई काम नहीं करता। उदाहरण के लिए हताशा में एक शिक्षक अलग-अलग पठन सामग्री की कोशिश करके परीक्षण और त्रुटि दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है, जब तक कि वह बेहतर पढ़ना शुरू ना कर दे। उसके बाद में अंतर्दृष्टि। समस्या को सुलझाने के लिए अक्सर अंतर्दृष्टि या संभावित समाधान के अचानक जागरूकता को शामिल किया जाता है। अब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक भी मानते थे कि मानव शिक्षा व्यवहारिक है और इसमें अनुभूति में परिवर्तन आया है। उसके बाद में आता है आपका सादृश्यमूलक तर्क। एक अन्य सामान्य समस्या हल करने की प्रक्रिया के अनुरूप तर्क का प्रयोग करना होता है, जिसमें समस्या की स्थिति और परिचित स्थिति के बीच सादृश्य दिखाया जाता है। सादृश्यमूलक समस्या हल शिक्षण में भी उपयोगी होती है। अब शिक्षकों को अक्सर उनकी कक्षाओं में छात्र होते हैं जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है। ऐसे छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना असंभव है। शिक्षक इस समस्या को ऐसे छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बाद में छात्रों के साथ में शिक्षक धीरे धीरे आगे बढ़ते और जब भी संभव हो ठोस अनुभवों का उपयोग करते और व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करते। वे कम अंग्रेजी प्रवीणता वाले छात्रों के साथ भी वही तरीका अपना सकते हैं और साथ ही उन्हें अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों को भी सिखाते हैं ताकि वे कक्षा के अन्य छात्रों के साथ में चल सकें। अब बुद्धिशीलता है। बुद्धिशीलता भी एक सामान्य समस्या समाधान की रणनीति है। इसमें क्या बताया गया है, इसके चरण है। समस्या को परिभाषित करना सबसे पहला, उनका मूल्यांकन किए बिना यथासंभव अधिक से अधिक समाधान उत्पन्न करें और संभावित समाधानों का आकलन करने के लिए मानदंड तय करें और सर्वोत्तम समाधान का चयन करने के लिए इन मानदंडों का उपयोग भी करें। फिर उसके बाद में आता है समस्या हल करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब समस्या समाधान हम टॉपिक देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है समस्या हल करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। जब बच्चा किसी समस्या को देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका उसे दृढ़ रहने में मदद करने की है, उस पर टिके रहने और समाधान खोजने में है। इसलिए शिक्षक समस्या समाधान में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रभावी समस्या समाधान के लिए एक शिक्षक को क्या क्या कार्य करने चाहिए। सबसे पहले मध्यम प्रेरणा यानी कि प्रेरणा का सोच। भिन्न सोच को प्रोत्साहित करें यानी कि जो अलग अलग सोच है उसको प्रोत्साहित करें। समस्या को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कठिनाई का स्तर, सक्रिय हेरफेर, अभ्यास और अधूरा समाधान, ये सब चीज़ें वो टीचर को यहाँ पर अपनी उसमें भूमिका निभानी चाहिए। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो सोचना एक जटिल प्रक्रिया है और यह सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है और यह मनुष्यों के लिए अद्वितीय है। यह एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम प्राप्त जानकारी का परिचालन और विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार अनेक संभावित निविष्टियों के चयन की प्रक्रिया के रूप में ध्यान दिया जा सकता है। यह मानव सोच के लिए मौलिक है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में किस सूचना पर विचार किया जाएगा। तो आई होप आपको जो है लेसन नंबर 1 अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसके अंदर जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गई है। बाकी की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।